सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से पाकिस्तान बना है तभी से भारत को खटकता है, पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त भारत नहीं करता। लेकिन अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि जब से अमेरिका का इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। एक के बाद एक बार पाकिस्तान के खिलाफ नजर आ रहा है। अभी FATF का मामला जिस तरह से हुआ और पाकिस्तान ने 27 में से 26 मुकात पर अमल दरामद किया, उसके बावजूद पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में रखा गया, तभी पाकिस्तान के खदशात थे। और उसी दौरान अब देखिए कि बयान आ गया है वज़ीर ख़ारजा का, भारत के वज़ीर ख़ारजा का, कि जी ये हमारी कोशिशों से पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में है, हमने पूरी इसकी लॉबिंग की, हमने बड़ी कोशिशें की कि आज पाकिस्तान इस हाल में है कि वो ग्रीन लिस्ट में है, यानी इतना अमल दरामद करने के बावजूद। और सुनिए, अब अफगान सफीर की बेटी का अगवा, उसका भी ड्रॉप सीन होता है। नजर आ रहा है कि इस सारे मामले को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। दासू हमला वो भी एक कड़ी नजर आती है। लाहौर जॉर्जटाउन धमाका, वो भी पाकिस्तान बात उठा रहा है कि किस तरह भारत ने फंडिंग की उस धमाके के लिए। तो ये सारी सूरत हाल अजीब व गरीब बनती चली जा रही है और नजर आ रहा है कि भारत ने ठान लिया है कि किसी भी सूरत पाकिस्तान में कोई चैन और अमन नहीं होने देना और अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। एक और धमाका खेज खबर जो इन सबसे बड़ी अभी नजर आ रही है वो ये है कि भारत ने ना सिर्फ इमरान खान बल्कि काबीना के अरकान की फोन की जासूसी की, इसकी कोशिश की और इसराइल का सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल किया। अब ये खबर पूरी दुनिया में छप रही है, पूरी दुनिया इस पर नजर जमाए हुए है और भारत इस पर इनकार करता रहा है। बाकायदा केस हुआ व्हाट्सएप ने इस NSO कंपनी पर, जो कंपनी इसराइल की कंपनी है जिसने पेगासस ये सॉफ्टवेयर बनाया, कि इस सॉफ्टवेयर के तहत आप किसी का भी फोन, किसी भी शख्स का फोन आप हैक कर सकते हैं। यानी अगर वो फोन आप कोई मैसेज रिसीव नहीं भी करता, आज से पहले था कि जी मैसेज रिसीव कर लिया या कोई इस तरह वायरस आ गया, नहीं, वो फोन आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसका कैमरा, उसका माइक्रोफोन, उसमें मौजूद तस्वीर, उसमें मौजूद डाटा, मैसेजेस, हर चीज अपने पास लाई जा सकती है, उसकी जासूसी की जा सकती है। और इसका निशाना इमरान खान साहब का कम से कम एक फोन भी बना है, इसकी तस्दीक हुई है। क्या कुछ भारत के पास गया, इसमें कितना वो कामयाब हुआ, इसका अभी नहीं पता चला। हजारों फोन इस तरह से हैक किए गए हैं भारत के अंदर। भारतीय शख्सियात, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, काबीना के मेंबर हो, दीगर साफी हो, उन सब का भी फोन इस तरह से हैक किया गया। अब क्या भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठेगी? इंटरनेशनल तंजीमें क्या भारत का घेराव करेंगी? इस बारे में हम आज बात करेंगे। मेरे साथ असद खरल बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। असद खरल साहब, अभी जो ताज़ा खबर, अफगान सफीर की बेटी का अगवा हुआ, पूरे पाकिस्तान में तशवीश की लहर दौड़ी। उसके बाद इंटरनेशनली ट्रेंड चलाए गए पाकिस्तान के खिलाफ और साथ ही ये दासू वाक़या जिस तरह हुआ, बड़ा अंदोलक वाक़या, इन दोनों को मिलाकर पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल दिखाई गई कि पाकिस्तान किसी के लिए भी महफूज मुल्क नहीं है, खासतौर पे कोई बैरून मुल्क से आता है तो। उसके बाद अभी तफ्तीश जारी थी तो अफगान हुकूमत ने क्या किया, अफगान सदर ने, कि अपने सफ़ीर को और स्टाफ को वापस बुला लिया। पाकिस्तान ने कहा अभी तो तफ्तीश हो रही है, लेकिन उसी दौरान जो चीज़ें सामने आई कि वो जो लड़की है उसके बयानात में तजाद, झूठ बोला गया, कहा जी मेरा फ़ोन छीन लिया गया है, जबकि CCTV फुटेज उसको और उसके ख़ानदान को दिखाई गई कि जी इस फुटेज में तो नज़र आ रहा है कि फ़ोन आपके पास ही है। तो वो किस तरह गई, उसने जो कुछ कहा वो सब सच नहीं था, एक एक चीज़ पाकिस्तान ने ब्लैक एंड वाइट में दिखा दी। अब ये सब हो क्या रहा है? एक वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसमें पाकिस्तान के साथ ताबुन नहीं किया जाता। ये तो शुक्र है कि फिर भी पाकिस्तान बड़ी अच्छी तफ्तीश, इमरान खान साहब ने नोटिस लिया कि ये 48 घंटे के अंदर अंदर हर चीज़ सामने आए। तो ये क्या हो रहा है कि उसके बाद फिर आप देखिए कि मोईद यूसुफ साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पुलिस एहलकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये सारा कुछ हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। देखिए, पाकिस्तान के साथ इसलिए हो रहा है कि आप देखें कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था वहाँ पे वो था, चूँकि वहाँ पे फोर्सेस थे, अमेरिका की जो फोर्सेस थी, नेटो और सारा इजराइल की या जो सारी सपोर्ट, तो अमेरिका की सपोर्ट उनकी थी और उसी सपोर्ट की बुनियाद पर भारत को वहाँ से कौंसल खानों के ज़रिए, सफारत खानों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भारत की जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है उसको भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी है उसके लिए वो इस्तेमाल करता था। सरेआम वहाँ पे पैसे बांटे जाते थे। मुतअद्दिद दफ़ा हमारे इदारे जो हैं इस चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट के अंदर वो पेश कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि किस तरह कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा वाक़या हो वो साना AP से ऐसे लेकर बात देख लें, अभी जो जौहर टाउन का जो धमाका लाहौर है उसके अंदर आपको
और NDS के जो है जो इंडियन रॉ एजेंसी और अफगान जो है NDS इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके ही आपको फुटप्रिंट मिलते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो वायलेशन हो रही थी, जो करवा रहा था भारत, और उसके हवाले से उनके जो बड़े बड़े अहदेदार हैं वो ओपनली कहते थे कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, उसके लिए हम पैसा देंगे और मकामी लोगों को यूज़ करेंगे, हम उनको सरजमीन के ऊपर कार्रवाई करेंगे। भारत जो है अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा था, चाहे बाहर से नेट पर पकड़ा गया। अब ईरान वाला जो मामला है वो जो हो गया मामला, जो फेंस लग गई और पाकिस्तान ने इधर से कर लिया, अमेरिका भाग गया। अब उनके पास वो जो एक्टिविटीज़ थी वो तो आपने उनके कौंसल खाने वहाँ पे जो एक आध है, वो सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो रही है। अफ़गान जो तालिबान है उनकी हुकूमत की वजह से या आते हुए देख के उस हालात में, क्योंकि उनके तो अपने पाँव उखड़ चुके। अमेरिका जब भाग गया तो भारत क्या पिद्दी का क्या शोरबा, उल्टे पाँव भागना है। उन्होंने पाँव पकड़ने की कोशिश की, तरले मिनतें की पहले तो, उसके बाद जब देखा कि हमारी तो ये सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए वो आपको पता त्यारे भी आया सफारत में, किस तरह गोला बारूद किया गया। और इस तरह अफ़गान जो सफ़ीर है उन्होंने कहा जी हम अस्करी उनसे और फ़ज़ाई ये वो, तो जब उस वक्त तो आप ठीक है कर रहे थे अमेरिका की वजह से। अब ये बेसिकली जो असला गोला बारूद और ये वो आपस में क्योंकि उनको एक्सेस दी गई, तो अफ़गान सफ़ीर ने कहना था कि आप जब असला गोला बारूद अपनी सर्वाइवल के लिए ला रहे हैं ताकि जो अपनी थोड़ी मोटी हमारी कुछ यहाँ एक्टिविटी रह जाए, तो उसके लिए हमें फिर फ़िज़ाई वाला जो वो भी हमें दे दे, गिव एंड टेक है ना। और दूसरा जो है हमें इस तरह और जो चीज़ें की जाए, ठीक है। आप दूसरी बात साथ, आप वो पाकिस्तान जो है ये वहाद वो मुल्क है, और इस तरह जो एक ब्लॉक बन रहा है कि यानी अगर सराउंडिंग में बात कीजिए और गर्म पानियों का पहुंचने के लिए ख्वाब था हमेशा, उसके लिए एक इतनी बड़ी जंग हुई जो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तानी की ISI और आर्मी की वजह से इंडिया जो है जो अमेरिका है वो उसने उस वक़्त के जो सुपर पावर था उसको तोड़ा, उसको टुकड़ों में बांटा और वो खुद सुपर पावर बन गया और भाग गया। वो पहले भागता है हमेशा, ठीक है। और हमें क्या दे गया तोहफे में? हीरोइन कल्चर, दहशतगर्दी, फिरका वारियत, ये सब कुछ। जगह जगह दहशतगर्दी, बम धमाके। सुन ले अब हुआ क्या है। अब ये जो जिस तरह छोटा सा डॉक्टर साहब ज़्यादा फिर डिटेल से बता देंगे, ये किस तरह अब जिस तरह सिनेरियो है, एक तरफ इंडिया है, अच्छा मसला है इंडिया, एक तरफ उसका कोई कंसर्न नहीं है। यानी अफगानिस्तान के हवाले से वो जो अगर होता है वो तो अफगान ट्रेजर रोड के लिए क्यों लैंड रूट ये उधर उतरे थे वो मोदी, यही तो मसला है बीच में। पाकिस्तान है स्ट्रेटजी के हवाले से सबसे अहम एक है, वो इंडिया और अफगानिस्तान डायरेक्ट हो नहीं सकते। अच्छा अब ये है कि जो जितनी भी रियासतें हैं, रशिया, उज़्बेकिस्तान, जो उसके जो ईरान है, उज़्बेकिस्तान है, इधर से चीन आ गया, फिर आगे से उधर से इंडिया, आगे पाकिस्तान है, बीच में सेंटर, ईरान भी बीच में आ गया। अब मामला ये है जो गर्म पानियों का ख्वाब था उसका वो शर्मिंदा तबीर हो रहा है। इंडिया और अमेरिका परेशान हो रहा है। अफगानिस्तान में उनकी ऑलमोस्ट जो सूरत हाल जो बन गई वहाँ पे। अच्छा अब ये पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जाएंगे? खलील साहब इजाजत दें, मैं दोबारा आ जाता हूं आपके पास। पाकिस्तान नहीं, यही बात छोटी ये जो बात हमने सवाल किया मैं तो उसके जवाब देना चाह रहा था। चलिए सर दोबारा आ जाता हूं आपके पास। तो सवाल इधर जवाब पर मैं ये कह रहा हूँ कि वही बात होती है ना, छोड़ ज्यादा बात कर लेंगे, 1 मिनट आधे में खत्म हो जाता। अच्छा चले सर बात मुकम्मल कर लेंगे। ये पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ तो अब कहने को है नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते, तो ये ड्रामे ही करेंगे ना पाकिस्तान को ताकि बदनाम किया जाए। उसके अलावा उनके पास सौदा चूरना बेचने के लिए है कुछ नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब जी। अच्छा बाबर साहब, अब ये जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मैटर को बड़ा सीरियस लिया है कि वजारत ख़ारजा में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि असल में हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि जी कम से कम वो तो सिफरी तो यार है, क्योंकि हम नताइज के बहुत करीब हैं। तो क्या ये हुआ क्या है सारा मामला? उसामा साहब, अफगान जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उनकी बेटी का अगवा हुआ। बाद में ये कहा गया कि ना सिर्फ अगवा हुआ है बल्कि उनको टॉर्चर किया गया है, और ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था ऐसे टाइम पर जबकि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट मुसलसल पाकिस्तान जो है उस पर जो है इतराज़ात कर रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उस पर इल्ज़ामात लगा रही है कि हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हुए हैं, और ये कि तालिबान जो है दहशतगर्द हैं। इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान एक दहशतगर्द स्टेट है। अब ये जो सारा ड्रामा था इसमें फौरी तौर पर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अगवा हो गई। बाद में ये था कि जी शायद तालिबान ने उसको अगवा किया है, और ये कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए सारा कुछ किया गया।
उसकी बाद में उसके आप उसका देखिए कि एब्रप्ट उसका रिस्पांस ये था कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट बजाय इसके कि उसकी पाकिस्तान से डिमांड की थी कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी मुलजम है उनको पकड़ा जाना चाहिए, वो दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वो अपना सारा एम्बेसडर सभी को वापस बुला रहे हैं कि जी सिक्योरिटी ठीक नहीं थी। पाकिस्तान अफगान एम्बेसी को सिक्योरिटी नहीं दे रहा, ये इल्ज़ाम था अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का। उसामा साहब, अब जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें चीज़ें सारी खुल के सामने आ गई हैं। लड़की के अगवा का कोई इशू नज़र ही नहीं आया। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें IG इस्लामाबाद थे, जिसमें वज़ीर ख़ारजा थे, जिसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, मोईन यूसुफ साहब जो थे, ये सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। उन्होंने बड़ी सिचुएशन को क्लियर किया। IG इस्लामाबाद ने बड़ा क्लियरली ये बताया कि वो खातून जो है वो घर से निकली है, उसने टैक्सी इस्तेमाल की, खड्डा मार्केट गई, रावलपिंडी गई, दामने को गई, मुख्तलिफ टैक्सियाँ बदलती रही है, उसका मोबाइल उसके पास था, CCTV कैमरों की फुटेज सामने आ गई है। कहीं पर कोई ऐसा तासुर नहीं मिलता कि उस लड़की को अगवा किया गया। इसका मतलब ये था कि एक वेल प्लान, एक वेल थॉट आउट ये एक मंसूबा था जिसका मकसद ये था, उसमें राह भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी शामिल है, उसमें एम्बेसडर भी शामिल है, जिसमें इस लड़की को इस्तेमाल किया गया और ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान जो है चूँकि हॉस्टिलिटी है, तालिबान पाकिस्तान में उनको फ्री हैंड दिया गया है, पाकिस्तान उनको बचाने की कोशिश कर रहा है और वो इस वाक़े में मुलव्विस है। हालांकि तालिबान ने इस वाक़े की मजम्मत की है। जी, वो तो कह रहे हैं कि जो लोग हैं मुलव्विस उनको पकड़ा जाए, लेकिन अब ये पाकिस्तान कह रहा है जी, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालनामा दिया गया है तो सफ़ीर वापस आएँ, ताउन करें और FIR जो कुछ उन्होंने कहा उसके मुताबिक काटी गई है, तो फिर अब वो क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं ताउन कर रहे हैं? असल सवाल तो सब यही है कि सफ़ीर गवर्नमेंट के साथ ताउन करें, इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनके साथ ताउन करें। ताउन क्या करना है, हर चीज़ क्लियरली खुल के सामने आ गई है कि ये एक अगवा का ड्रामा था। अगवा हुआ ही नहीं है, टॉर्चर हुआ ही नहीं है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ी है कि लड़की के हाथों को रस्सियों से बांधा गया, पाँव को रस्सी से बांधा गया, उसमें थोड़ा सा वो दर्द है और थोड़ी सी सोजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो उसने कहा जो मोबाइल फ़ोन ले गए हैं, डाटा डिलीट कर दिया है, उसकी शायद मिला है कि उसका मोबाइल कहीं गया ही नहीं है और उसका जो है फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, उसमें सब कुछ सामने आना चाहिए। लड़की खड्डा मार्केट के, पहले तो बात ये कि अफगान एम्बेसडर की बेटी है, वो इस तरह से टैक्सियों में बैठ कर पहले खड्डा मार्केट, फिर रावलपिंडी, फिर कहीं और, फिर वहाँ से दामने को तो करना था ना उनको, सही होता ये सारा कुछ क्यों फिर रही है, वो सारा कुछ क्या कर रही है। अब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चीज़ें सारी खुल के सामने आ गई हैं, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहते, ऐसी चीज़ नहीं कहना चाहते जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी है। मसला ये है कि ये कोई और इशू है, इसमें कुछ और हकीकत है। लड़की का वहाँ से निकलना, ये सारा फिरना, इसके पीछे पसे पर्दा जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं और जो शो की जा रही हैं वो रियलिटी नहीं है, वो हकीकत नहीं है। और जो ड्रामा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है, वो फ्लॉप हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जी यहाँ पर जो एम्बेसडर्स हैं उनको सिक्योरिटी नहीं है, अफगानिस्तान का एम्बेसडर जो उसको, उसकी फैमिली को सिक्योरिटी नहीं है, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसका असल आपको नहीं पता, गलत है, उसकी वजह फ्रॉड है, ये ऐसी चीज़ नहीं है। अगली खबर, लड़की खुद टैक्सी, वो तो आपने बता दिया, असल वजह क्या थी, क्यों किया गया सारा ड्रामा। अब पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, इंडिया की जो सरमायाकारी थी वो सारी भारत के अंदर लॉन्ग टर्म वो भी डूब गई। गवादर सी पे का मनसूबा कामयाब हो गया, तमाम तर जो सासों के बावजूद अब पाकिस्तान एक जो उभरता हुआ तरक्की का मंजिल तय कर रहा है। भारत कसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है और अफगानिस्तान के ज़रिए ये ड्रामा रचाया गया जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान की जो आ रही है, ताकि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं जहाँ जिनका फोकस पाकिस्तान की तरफ होगा शामिल कर लें, वो पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि अब अफगानिस्तान वाला मामला और अब जो वहाँ जो भारत खुद कह रहा है हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डूब गई, भारत को मुंह नहीं लगा रहा की वजह से। तो इसलिए ताकि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर ये डिस्टेबलाइज और अदम इस्तेकाम और का करके और उस पर ताकि फॉरेन इन्वेस्टर ना, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आ सके। अच्छा, FATF की अगर बात करें
बाबर डोगर साहब, अब पाकिस्तान ये कहता रहा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का उस वक्त बयान आया कि ये देखना होगा ये टेक्निकल फोरम है FATF, ये पॉलिटिकल फोरम है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक बॉडी है, इदारा है कि देखता है कि रकम की गैर कानूनी तरसील ना हो, यानी दहशतगर्दी में, मनी लॉन्ड्रिंग में ना इस्तेमाल हो। अब खुद उन्होंने कहा जी 27 में से 26 पर पाकिस्तान अमल कर दिया और कई ऐसे ममालिक हैं जिनका स्कोर पाकिस्तान जैसा है और वो वाइट लिस्ट में है। उसी वक्त पाकिस्तान ने खदशात का इजहार किया। अब भारत के वज़ीर ख़ारजा का बयान आ गया है, उसने BJP के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, और ये भारत में छपा है, और अब जाहिर है कि बयान छुप तो नहीं सकता, कि उसने कहा कि जी ये तो हमने सारी लॉबिंग की, हमने सब ये यकीनी बनाया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ना निकले, पाकिस्तान का रवैया बदल गया है, हमने ये सारा कुछ किया। तो ये तो एक टेक्निकल फोरम है कि जिसमें देखना है कि ये आपने नुक्तों पर अमल किया या नहीं किया, ये कानून साजी है या नहीं है। इसमें लॉबिंग, इसमें दबाव, इसमें ये सारी कहानी कहाँ से आ गई? और अगर भारत अब एडमिट कर रहा है तो पाकिस्तान तो ये कह रहा था, और इस पर अब वजारत खारजा की तरफ से भी तर्जुमान ने बयान दे दिया है कि ये हमारे खदशात थे, चीज़ हम उठाएंगे FATF पे कि बताएं ये क्या हुआ है। उसामा साहब, SG शंकर का जो बयान आया, जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब भारतीय जनता पार्टी के हेड जो हैं मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, उनकी ये जो लॉबिंग थी, इसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट जो है इससे बाहर नहीं निकल सका। अब हम पहले ही पूरा पाकिस्तान जो है वो इसको शक की नज़र से देख रहे हैं कि ये जो FATF है इसका एजेंडा कुछ और है। 27 पॉइंट में से हमने 26.5 पॉइंट पे अमल दरामद करवा दिया। जब अमल दरामद हो गया तो अब 6 पॉइंट्स और निकल आएंगे ना, ये 6 पॉइंट्स रह गए हैं, ये एक नए 6 पॉइंट्स हमारे सर पे थोप दिए गए और मज़ीद टाइम ले लिया गया। ये पहले ही पाकिस्तान इस पर डाउट जो है वो हम कर चुके हैं कि जनाब ये जो मसला है ये हमें टेक्निकल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी जो सारी शिकें हैं उस पर तकरीबन अमल दरामद हो चुका है, वो पूरी हो चुकी हैं। मसला नीयतों का है। शाह महमूद कुरैशी ने तो बड़ा खुल के कहा था कि ये टेक्निकल अदारा नहीं है, ये एक सियासी अदारा है और पाकिस्तान पे एक सियासी प्रेशर डाला जा रहा है। ये तो सारी दुनिया को पता है कि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं, चाहे वो फौजी अड्डों के हवाले से है, चाहे वो CPEC के हवाले से है, चाहे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से है। वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पे मुख्तलिफ हरबों के जरिए से पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है। वरना बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, मैं तो खुद कहता हूँ कि इंडिया खुद उन 27 में से 20 शिकें भी पूरी नहीं करता। उसामा साहब 20 शिकें भी नहीं पूरी करता। इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है, इंडिया जो पाकिस्तान में कर रहा है, इंडिया जिस तरह से ओपनली अफगानिस्तान को असला दे रहा है, मुझे ये बताएं कि क्या वो एक दहशतगर्द स्टेट नहीं है? वो कैसे FATF के जो यार्डस्टिक पे पूरा उतरता है? बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो दुनिया में ओपनली दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं रखा गया। तो एक चीज तो क्लियर है, मैं ये बड़ा बर्मला ये कह रहा हूँ कि FATF जो है ये एक सियासी इदारा है जिस पे जो मुख्तलिफ ममालिक की मोनोपली है और वो इसको एज अ टूल यूज करते हैं किसी भी मुल्क को अंडर प्रेशर रखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इंडिया जो है वो ओपनली इसका बर्मला इजहार कर रहा है, इसके बाद हमें किसी और एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान को ये चीज, अब पाकिस्तान का क्या रोल है, इस स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रखे, FATF के सामने रखे और उनको कहे कि जनाब ये स्टेटमेंट है, तो इसकी मौजूदगी में हमारे ऊपर जो आपने इतनी सारी ये जो ये रखी हुई हैं पाबंदियां, इसका अब जवाब क्या है? ये तो साबित हो गया कि ये सारी सियासी है, इसमें टेक्निकल चीज है ही कोई नहीं। चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि इमरान खान साहब तक का फोन हैक करने की भारत की कोशिश क्यों की गई। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। गरीब के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ और साथ ही फिर घी, आटा, चीनी, दाल, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है और ये पता नहीं सिलसिला कहाँ रुकेगा। इमरान खान साहब फिर इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने एक आला सतही इजलास भी बुलाया है कि किस तरह से मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाई जाए, उनको एक्टिव किया जाए, ये प्राइस को कंट्रोल किया जाए। कभी कहा जाता है जी मिडल मैन का किरदार ख़त्म करेंगे ताकि लोगों तक सस्ती चीज़ें पहुँच सकें। लेकिन दूसरी तरफ जब ECC की तरफ से खुद मंजूरी दी जाएगी आटा महंगा करने की, चीनी महंगी करने की, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो वहाँ तो कोई ना मिडल मैन है ना ये कि कोई प्राइस कंट्रोल वहाँ पर तो आपने बढ़ाई।
अगरचे ज़ाहिर है कि वहाँ पर अभी कीमत जो आम मार्केट है उससे कम होगी, मगर आम मार्केट में इसका मतलब है इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा है कि जब आप खुद बढ़ा रहे हैं तो मजबूरन बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कैसे रोकेंगे। तो असद खरल साहब, ये अब महंगाई लगता है कि ये कंट्रोल नहीं होनी। जब से हुकूमत आई बड़ी कोशिशें हुई, इमरान खान साहब हमेशा ही कहते थे जी ये डॉलर से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, डॉलर इतना महंगा हो गया है तो हम बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं, जब डॉलर महंगा होगा तो मुल्क में महंगाई आएगी, हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी चीज़ें उगाएँ, अपनी बनाएं, यानी दालें हों, ख़ास तौर पर तेल हो, अब घी है वो भी हम बाहर से ले रहे हैं, तो उसमें तो अभी वक्त लगेगा। तो जब तक कुछ साल नहीं गुजर जाते तो आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए मेरा ख्याल है इस तरह वो कहते हैं ना कि गुर्बत का खात्मा होगा ये गरीबों का, जिस तरीके से अब देखें 3 साल तो हो गए, ये बार बार यही एक्सक्यूज़ जो है पिछले पे डालोगे कि जनाब उन्होंने नहीं किया। ठीक है, 60-70 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें आई और 30-30 साल ऑलमोस्ट 25-25 साल जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के पास भी इक़्तिदार में रही। अब एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो कौम को उम्मीदें दिलाई थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, लोगों को एक्सपेक्टेशंस इतनी उन्होंने हाई कर दी और लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा थी और लोग उनको एक निजात दींदा के तौर पर समझ रहे थे, या समझ रहे हैं, अब भी उनके सारी बात है जो फॉलोअर हैं कि दो जो बार बार बारियों वाले बात है, लोग उनसे मायूस हो चुके थे। इमरान खान साहब ने लोगों को जो सुनहरे ख्वाब दिखाए, अब मसला ये है कि लोग वो समझते हैं कि 100 दिन की बात, 3 उसके बाद साल का, फिर 2 साल का, अब 3 साल हो चुके हैं, 2.5 साल। आखिरा जो है आखिरी साल जो है वो तकरीबन इलेक्शन का होता है, वैसे भी क्योंकि तकरीबन 1.5 साल रह गया उस हिसाब से भी। जी हाँ जी। तो अब मामला ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो तो थी कि पहले से ज़्यादा को अच्छी चीज़ें आएंगी, लेकिन हुआ क्या, अब जो भी है ठीक है, इंडिकेटर्स अवाम को जो कहते हैं कि करंट डेफिसिट का सारा ख़त्म किया हमने, उनके जो कर्ज़ों के सूद की माद में इतने 100 अरब अदा कर दिए, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई, इंपोर्ट नीचे आ गई, और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं। अब ये जो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ग्राफ सारा कुछ, आम आदमी जो है उस पर उसके क्या असरात हैं, क्या पहले से इस मामले में क्या पहले से चीनी जो है वो जो 55 पर होती थी नून लीग के दौर में, क्या वो सस्ती हो गई, वो 100 से भी क्रॉस कर गई। अच्छा, अब तो उनकी, अब देखें ना, पहले हम तो कर लेते थे ना कि जरदारी और ये जो शरीफ माफिया जी इनकी हुकूमतें भी यार, अब तो इक़्तिदार में वो नहीं है, अब तो वो बेचारे पेशियाँ भुगत रहे जो बात हकीकत के। अब कौन कर रहा है ये सारा, अब कार्डलाइजेशन उस वक्त जब उनकी फैक्ट्रियाँ थी वो हुकूमतों में थे तो कार्डलाइजेशन तो उस वक्त ज़्यादा होनी चाहिए थी। वो कहते हैं कमला गाल करे सियाना की आस करे। अब मामला ये है कि अब इमरान खान साहब कहते थे कार्डलाइजेशन को तोड़ना है, जी, तो अब जहांगीर तरीन हो या उनकी और कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं, जो खुसरो वो इशारे जो बाकी जो लोग हैं बहुत सारे इस तरह, वो मुझे बताएं कि उनके होते हुए इमरान खान साहब अपने लोग हैं, आपको पता है वो कहते हैं, अभी भी जाहिर बात है मैं भी कहता हूँ उसमें कोई शक नहीं, अब कार्डलाइजेशन जो है वही चीनी, गन्ने का रेट ज़्यादा है जी, उस वक्त कम का था, उस वक्त मिलते भी नहीं थे, अब गन्ने का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद कौन सा ऐसा वजह आ गई, इसका मतलब ये है कि माफिया स्ट्रांग हुए। अच्छा सर, जो वो तो उस वक्त नहीं हुआ कि गन्ना जब महंगा होगा तो फिर चीनी पर कुछ तो असर आएगा। अच्छा बाबर नगर साहब, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या प्राइस कंट्रोल के हवाले से इसका जायजा एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ले रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, तो यानी वो कहते हैं कि जी कोशिश तो भरपूर करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता। अब वो कहते हैं जी मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं कुछ सही कर दूं, जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं ना साहब, इसमें एक और बड़े सारे फैक्टर्स हैं। डॉलर 150 रुपये का 160 पे चला गया, 160 का चला गया, पेट्रोल 118 रुपये का हो गया। जब सारी चीज़ें, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी और डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, आपकी जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी, आपकी दालें बाहर से आती हैं, आपका घी बाहर से आता है, ऑयल बाहर से आता है, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये जो मार्केट कमेटियाँ हैं ये वहाँ पर क्या करेंगी? महंगाई तो उसी तनासब से बढ़नी है जिस तरह से इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी। अब जो पेट्रोल है वो 118 रुपये लीटर है, उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है। जहाँ तक यूटिलिटी सोर्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट 2 अरब रुपये की या 2.5 अरब रुपये की सब्सिडी देती थी, इस दफ़ा आपने सब्सिडी नहीं दी,
सब्सिडी जो दे रहे थे वो एक्सपायर हो गया, वो टाइम एक्सपायर हो गया। अब आगे सब्सिडी देनी है या नहीं देनी, इसका भी कोई फैसला ही नहीं हुआ। जब फैसला ही नहीं हुआ तो जो चीज़ें थी वो ओरिजिनल प्राइसेस जो है रिस्टोर हो गई हैं जी। अब ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने इसको क्या इन्हीं कीमतों के साथ आगे चलना है या सब्सिडी देनी है। और अगर सब्सिडी नहीं देते तो फिर यूटिलिटी स्टोर पे यही प्राइसेस जो है वो मेंटेन करेंगी। अब जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पर पहली बात तो ये है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, गवर्नेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। चीज की बाहर से सारी चीज़ों की कीमतें जो है बढ़ रही हैं। इसके बाद नीचे जिसकी जितना दिल करता है कीमत बढ़ा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ईद का भी तो होता है कि ईद कुर्बान पर फिर आपने देखा सब्जी भी, फ्रूट्स जिस तरह रमज़ान में थी वो हर साल एक होता है, वो भी इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 15% इस दफ़ा कुर्बानी कम होती नजर आ रही है। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, अल्लाह ना करेगा ये सही है, लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि 15%। मसला ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है और कुर्बानी के जानवर महंगे हो रहे हैं। तो जिनकी कुव्वत खरीद कम हो रही है वो कैसे, जिसके पास बचत ही कोई नहीं है, एक बंदा 30,000 रुपया कमा रहा है और उसके घर का खर्चा 40,000 रुपया है, तो एक कुर्बानी का जानवर औसतन 50,000 रुपये का मार्केट से मिल रहा है। तो मुझे बताएं कि वो 50,000 रुपया कहाँ से लेके आए, जिसके घर का पहले ही खर्च जो 10,000 रुपये डेफिसिट पे जा रहा है। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, इन्होंने लेबर बढ़ा दी है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन है कोई नहीं है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लेबरर्स को काम नहीं मिल रहा। जब मार्केट में सिचुएशन ये होगी तो उससे फिर कुर्बानी कम ही होगी ना, आगे तो नहीं जाएगी। स्टैट्स बड़े क्लियर हैं, सामने हैं, वाज़ेह हैं। अब दूसरी तरफ मुझे ये बात करते हैं एहतसाब की, ये बात करते हैं कि जनाब करप्शन कम हो, माफिया को ख़त्म करना, माफिया को ख़त्म किया जाए। करप्शन बढ़ गई है पहले से, गवर्नेंस कमज़ोर हो गई है, गवर्नेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। कोई मुझे नहीं लगता कोई रेड मार करता है, कोई छापे मारता है, जिसका जो दिल करता है उस रेट पे चीज़ बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद डिमांड और सप्लाई जो है उसमें कोई आपस में रबत नहीं है, गवर्नमेंट का रोल नज़र नहीं आ रहा, मार्केट कमेटियों का रोल नज़र नहीं आ रहा। इस सारे सिनेरियो को रखें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है गवर्नमेंट की, कि चीज़ों की जो सरकारी प्राइसेस हैं और जिस चीज़ पे जिस कीमत पे चीज़ बिक रही है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सही है। तो फिर गवर्नमेंट कहाँ पे सोई हुई है, सवाल तो ये बनता है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल मार्केट से खबर है कि ओपेक प्लस ममालिक ने थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ाने का कह दिया, नहीं तेल की सप्लाई बढ़ाने का कह दिया। अब इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा तेल की कीमतों पर, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर असद करल साहब तेल की कीमत नीचे जाती है तो फिर आपको लगता है कि शायद कुछ महंगाई में भी कंट्रोल हो सके? तेल की कीमत और पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें कम होंगी तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह अगर उसका असरात महंगाई के ऊपर होता है तो इसका तो इसमें कुछ शक ही नहीं है। अगर कम होंगी तो ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन जब कास्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन के वाले जो भी मशीनरी है, ख़ास तौर पर जो ज़रूरी मशीनरी, और आज का तो सबसे ज़्यादा जिस तरह अगर डीजल की बात की जाए तो कि धान की फसल के हवाले से पंजाब में तो खासतौर पर बहुत ज़्यादा ये उसमें बहुत ज़्यादा उसकी एग्री पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती है। हाँ, तो अब इसका जारी बात है इफेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन ये होता है कि आप बिजली की देख लें, मैंने देखा कभी भी कम हुई हो। फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले में पेट्रोलियम की कीमत कम भी अगर हो रही हो तो हमें तो रेट मिलता देखा नहीं है, वो बल्कि 6 महीने बाद कोई नहीं फिर एडजस्टमेंट चार्जेस के बीच में लाके आ जाते हैं। रिवर्स नहीं जाती, बिजली का महंगा हो रहा है, गैस का महंगा हो रहा है, अद्वियात की आप देख लें वो कई गुना इजाफा हो गया उसकी कीमतों में पहली दफ़ा। और फिर ये जो सारी अब मामला ये है कि मेरा यही बुनियादी सवाल है कि क्या ये माफिया, अब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त अपोजिशन में थे, वो कैसे माफिया को खत्म करेंगे? सवाल बिल्कुल, अब क्या वजह है माफिया इतना ताकतवर क्यों है? अब तो इमरान खान साहब इसमें नहीं, बड़ा सादा है। क्या रज़ाक दाऊद, आप गिनते जाए आपके मिनिस्टर्स कौन है, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं और वो सारे किस किस माफिया से ताल्लुक रखते हैं, उनके होते हुए आप कैसे समझ सकते हैं कि वो जो अदारे हैं उन पे गवर्नमेंट हाथ डाल सकती है? शायद इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही है क्या मामला है कि इमरान खान साहब, जारी बात है इसमें डोगर साहब एक बात बता दें, क्या इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूं, बहुत दफ़ा पनामा केस में जो इकट्ठा केस चीज़ें सारी किताब भी मेरी पेश उन्होंने की और सारा बहुत सारा लंबी डिबेट चलती थी चीज़ें, उसमें नईम बुखारी साहब होते थे, बाबर रवान साहब होते थे, जितनी भी इनकी कोर कमेटी सिर्फ उस पर्पज़ के लिए हम, क्योंकि पनामा केस में ताकि उनको ब्रीफ को उनके क्वेश्चन होते थे तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ होती थी। तो मुझे जो लगा, जिस इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ और आज तक भी आपको पता है कि ना तो वो करप्ट है, ना बददियानत है, ना उनका कोई मफाद इसमें है, ना उनको कोई पॉपुलरिटी का इशू था। होता है ना कि बंदा
फेमिलियर बनाने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर आपको पता है पूरी दुनिया में एक फेम लीडर है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ज़िम्मेदार थे तो कहता बड़ा वो समझते थे कि इमरान खान साहब की सेल्फी बनाना वो बड़ा ऑनर समझते थे, आपने देखा उनके। और फिर ये बात पर मुझे समझ नहीं आती, बेशर्मी की बात है, प्लाट दिया आपने अपने घर से दिया जेब से। और फिर देखे उल्टा और बेशर्मी कि इमरान खान साहब ने वो प्लाट आपको ये नहीं बताते कि वो शौकत खानम को दिया। उनको जितने गिफ्ट्स मिले, जितनी उनको चीज़ें मिली, आप बता दें। आप तो उल्टा लोगों से डाके जो लेते हैं आप, जनाब ये पार्टी फंड आ गया, आपके अरबों रुपए गिर रहे होते। आप बताएं, एक वाकया बता दें, बेशर्मी की इंतहा है। वैसे अरबों आपके बड़े आजमों तक पैसे पहुँचे हो। नवाज शरीफ साहब, खादिम अल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो फुर्तियाँ इधर मारते हैं, कि आप बताएं अरबों में, उन हजार अरबों में से जो बड़े आजमों तक फैले हुए हैं, इतने कमीने हैं और शुद्ध हैं आप। अच्छा सर, और सुन दो कि आप बता दें कि आपने कितने प्लाट, कितने गिफ्ट, कितने जो उल्टा आप तो वो जो थे वो तोहफे तहफ है और जो हार है और वो भी होने पर लेके वो भी खुर्द-बुर्द कर लिए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप बताएं इनके खाने सुन ले। जब वज़ीर पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब खानों के लिए कैंप ऑफ कितने बन गए। इमरान खान के ना ये सारे ठीक होंगी, ये तो इतने टैलेंट सही कह रहे हैं। इस बात को ये सरकार के घुमाते हैं कि चले वो जैसे भी थे और उल्टा ताना मारते हैं। महंगाई तो नहीं थी। अच्छा ब्रेक के बाद बात करते हैं। लेकिन इस तरह इसराइल के साथ मिलकर भारत ने पाकिस्तान की अहम शख्सियत के फोन हैक करने की कोशिश की। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। भारत की शरंगेजियों से कोई महफूज नहीं है। भारत ने यह किया कि इसराइल की कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदा पेगासस, और ये एनएसओ कंपनी है जो हैकिंग के लिए ये बाकायदा एक सॉफ्टवेयर बनाती है। और भारत ने वो खरीद कर किया क्या, अपने लीडर्स के खिलाफ, यानी अपोजिशन लीडर हों राहुल गांधी, सेना के मेंबर बीजेपी के उनके खिलाफ खास तौर पर साफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया कि उनके फ़ोन हैक किए जा रहे हैं, उनका सारा डाटा। हद तो यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी कम से कम एक फ़ोन जो उनके ज़रिए इस्तेमाल रहा है, उसके हवाले से भी ये खबर की तस्दीक हो चुकी है। अब ये अभी डिटेल नहीं आई कि क्या इसमें भारत कामयाब हुआ हैक करने में या नहीं हुआ। अब इस पर आला सतह का इजलास भी हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत काबीना के मेंबरान, जी हाँ, उनके फ़ोन्स भी हैक करने के लिए जासूसी करने की कोशिश हुई। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपका कैमरा, यानी आपने उसको इस्तेमाल भी नहीं किया, फ़ोन को रखा हुआ है साइड पर, और फिर क्या होगा कि जी वो आपके फ़ोन का कैमरा ऑन करके कुछ भी देख सकते हैं। इस मेरे पास फ़ोन है तो इसका जनाब फ़र्ज़ करें कि माइक्रोफोन ऑन है, हम जो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं या कहीं भी मैं हूँ वो फ़ोन सुना जाए, तो ये चलता फिरता जासूस उन्होंने बना दिया, आपकी पॉकेट में है हर वक्त। तो इसके साथ आपका पूरा डाटा, उसमें मौजूद तस्वीर हो, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, कुछ भी। और इसमें कोई ये नहीं है कि कोई मैसेज आएगा और आप उसको क्लिक करेंगे या कोई वेबसाइट पर जाएंगे, नहीं, बस पड़े काम हो रहा है। अब इस पर केस भी हुआ और ढिठाई देखिए, 2019 में भारत ने झूठ बोल दिया सफेद कि नहीं जी हम तो ये काम नहीं कर रहे, हम तो किसी की जासूसी नहीं कर रहे। अब इसमें हजारों शख्सियात के फ़ोन नंबर सामने आए और इंटरनेशनल साफियों की तंजीमों ने यह खबर सारी ब्रेक की और तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर की। कम अज़ कम 16 इदारे जो हैं, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, गार्डियन हो, इस तरह दीगर इदारे, वो सब ये छाप चुके हैं। चीज़ सामने आ गई है। अभी देखा जा रहा है किस किस के फ़ोन नंबर हैं। जिन शख्सियात के अभी नाम सामने हैं उनमें साफ़ी हैं, पाकिस्तान, भारत, और इसके अलावा सरकारी अहम शख्सियात हैं, और इसी तरह से कोई बिजनेस में है, कहीं भी है, इन सब के फ़ोन इस तरह से हैक करने की कोशिश हुई है। अब असद खरल साहब, बड़ा सवाल ये बनता है कि ये तो अब भारत का झूठ भी पता लग गया कि वो एक केस व्हाट्सएप ने किया इस कंपनी के खिलाफ, और जब ये केस हुआ तो भारत ने कहा नहीं हम तो ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो सब चीज़ें साबित हो गई हैं। क्या अब इंटरनेशनली हम देखेंगे कि भारत का भी कोई घेरा तंग होगा कि ये आप क्या करें, कहाँ ये जायज़ है? ये तो एक क्राइम है कि आप वही कुलभूषण यादव वाला मामला आप भारत में बैठ के करें। आप अब देखिए कि अमेरिकी सदर वाटरगेट स्कैंडल, आपको पता है, इसी बात के सिर्फ एक उसके बारे में आया कि जो जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन या मुख्तलिफ लोगों के, जिस तरह आपने बताया जी कि उसमें भी जजेस वगैरह के फ़ोन टेप होने के वाले से, तो किस तरीके से वहाँ पे एक कोहराम और वो प्राइवेसी वाला सारा बर्पा हो गया। भारत के बारे में आप ये अगर एक्सपेक्ट करें कि उसके बारे में कोई होगा एक्शन, तो ये तो फिर कश्मीर में उसने जो एक्शन होता, तो जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं,
उनको तो कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन एक बात मैं आम लोगों को जी जी बताने के लिए, मुझे उसामा साहब बताएं कि फ्रीलांस भी होता है कोई। अब मुझे ये बताएं कि ये एक फ़ोन है, एक डिवाइस बन गई, हर बंदे ने पकड़ी हुई है जी। एंड्रॉयड फ़ोन तो सबसे ज़्यादा मतलब समझने के चोर है आपके लिए। ठीक है। ये मुझे बताएं, आईफोन फिर भी कदर बेहतर है। अच्छा। और जो ब्लैकबेरी आप देख लें उनका और ये एप्पल का, ठीक है। उन्होंने फिर भी अपना एक सिस्टम रखा हुआ है। वो जहाँ मर्जी हो, दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, तो वो कहते नहीं देते। आप प्राइवेसी लाज हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। ब्लैकबेरी में भी यही इशू हुआ, बड़े बड़े फड्डे पड़े। अब एंड्रॉयड बेसिकली डिवाइस है, ये जस्ट डिवाइस है। ये कंपनीज एप्पल कंपनी है जी जी। इस तरह उसकी आईफोन है, इस तरीके से ब्लैकबेरी कंपनी है, उसका फ़ोन है। ये एक जस्ट लाइक एक डिवाइस है, गैजेट है। ये है गैजेट, ये एक बगिंग डिवाइस है और हम खुद सारा कुछ करते हैं, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इससे आप मुझे बताएं, हम व्हाट्सएप पे कॉल जो करवा रहे हैं, जो एडमिन बैठा हुआ है, उसको कितने अरब रुपए का बजट होगा, फेसबुक और सारा आपस में जी। हम छुपते हैं। कैसी बात है बदकिस्मती की कि हम अपने मुल्क और अपने लोगों से, अपने इदारों से, अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी, अपने मुल्क की जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज होती हैं, कहीं क्योंकि कहीं व्हाट्सएप है, कहीं ईमो है, कहीं उसके बाद सिग्नल है, पता नहीं क्या और उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। स्काइप भी है। अच्छा, स्काइप है, अब फेस जो टाइम है, बेशुमार है। अब वो हमें आता है मैसेज या वो कहते हैं ऐप्स, ये ट्रोजन है, बेसिकली ट्रोजन है। हम खुद इसको लिखा होता है, कभी आज तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा। उसमें सबसे पहले जब वो डाउनलोड तब होता है, वो कहता है कि हमें एक्सेस देंगे। ठीक है। तो आप खुद मानते हैं ना, आप ना ये पंगे करें। यानी कैसी बात सुन ले, हर बंदा, हर मुल्क का, हर पाकिस्तानी, मुहिब्बत पाकिस्तानी या शहरी हो, उसके अपने जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं, जो नॉर्मल वहाँ पे रूटीन प्रोसीजर के तहत एजेंसीज जो इंटेलिजेंस है, अपनी डोमेन के अंदर रह के जो भी एक SOP है प्राइम मिनिस्टर का, या जो भी किस तरह इजाज़त है, ये कहाँ का जो भी तरीका है, किसी कौमी एक मामले के अंदर सलामती के रिलेटेड, या इस तरह का सिक्योरिटी का इशू है, या टेररिज्म का इशू, जिस तरह मामलात में, तो वो एक प्रॉपर जिस तरह एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पुलिस वगैरह, वो दहशतगर्दों का या इस तरह के ट्रेस करने के लिए वो एक एक्सेस है लिमिटेड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हम अपने इदारों से छुपते हैं और जो दुश्मन है उन्होंने आपको एक ट्रोजन फेंका कि फ्री ले ले। हम अपने सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सारे मुल्कों की तरह उनको दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, देखिए एक चीज है, आप उसके मुजरिम हम कौन, मैं कह रहा हूँ कोई शक नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। मगर मुझे बताएं, जो भारत कर रहा है, कैमरा छोटा जी, ये स्पाई कैमरा है, टाइम खत्म हो रहा है, स्पाई कैमरा भी इसमें है, रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, बंद है, चल रहा है, ये हर जगह पे साहब आपको अगर इसमें डेस्कटॉप पर जितनी चीजें गलती सारी आ रही हैं, ये सब वो बताते हैं कि जी यही हम कर सकते, अगर कोई नहीं करता उसको बड़े जुर्माने होते हैं, सारा कुछ होता है। इसीलिए इस कंपनी पर भी, इसराइली कंपनी है, उस पर भी हर्जाने का दावा किया गया है। अब आपके ख्याल में क्या ये एक इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप बगैर इजाज़त, एक हेड ऑफ स्टेट है दूसरे मुल्क का, या अपने मुल्क में तो आप कर ही रहे हैं, अपने साफियों का, अपने काबीना मेंबरान का, दीगर का, दूसरे मुल्क के लिए इस तरह से जासूसी करना, क्या ये गैर कानूनी इंटरनेशनली नहीं है, या सबको छूट है कि कुलभूषण भेज दो, कोई मसला नहीं है? उसामा साहब, ये बिल्कुल एक क्राइम है। अभी जो बाइडन की जब मुलाकात हुई थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ, तो उसमें भी उन्होंने कंप्लेंट, रशियन जो हैकर है उनको संभाल के रखे, वरना अमेरिका उसका बड़ा सख्त जवाब देगा। और ऑफिशियली उन्होंने से क्राइम डिक्लेयर किया था। व्लादिमीर पुतिन की और जो बाइडन की मुलाकात है, उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो हैकिंग था कि रशियन जो है वो हैकिंग कर रहे हैं अमेरिकन की, और उस पर अमेरिका ने अपना बड़ा जो था उसको रजिस्टर कराया कि बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ना ये गलत है, अगर हम इसका जवाब देंगे। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ोन होता है वो खासी हद तक प्रोटेक्टेड होता है। जो भी सेंसिटिव लोग होते हैं, जो सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे होते हैं, एंटी बगिंग जो होती हैं वो वहाँ पर उनके मोबाइल में उनको लगाई जाती हैं ताकि वो उस तरह से हैक ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद वहाँ तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश की गई, वहाँ पर होने की कोशिश की गई, तो इसके और वो डिटेक्ट भी हो गई, पता भी चल गया कि यहाँ पर हैकिंग की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इससे अगली जो अदारा जो आपने कहा है, उसने जब ये सारी 50,000 फ़ोन नंबर वहाँ से मिले हैं जिनको हैकिंग पे लगाया गया था, उसमें से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नंबर भी उसमें शामिल है, क्योंकि इंडिया इसराइल की उस कंपनी के ज़रिए से ट्रैक कर रहा था।
तो पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इंडिया जो ये गंदा रोल प्ले कर रहा है, कभी वो जाली पहला मामला है। अब देखो ना चाइना कभी से वो पाकिस्तान और इस तरह के सेंसिटिव मालूमात के लिए इस तरह के जो है वो सरकारी तौर पे सरकारी तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मतलब मोदी खुद ये करवा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ये करवा रही है, ये क्राइम है। ये कोई प्राइवेट हैकर नहीं है, ये कोई प्राइवेट बंदा नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है और ये बेशर्मी है, ये क्राइम है, ये एक गिरी हुई हरकत है कि आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है उसका फ़ोन हैक करने की कोशिश करें। सही। तो इसको पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फिर ये है कि कैबिनेट जो है वो ये भी सोच रही है कि कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि ये जो बाहर से जान छुटी जाए, कोई नई एप्लीकेशन जो है वो यूज़ की जाए। मेरा ख्याल है कि ये करना चाहिए। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।